नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2026 और संसद के पटल पर रखा जा चुका है साल 2026-27 का आम बजट। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक बार फिर से इतिहास रचा। जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार में लगातार किसी भी एक सरकार में लगातार नवी बार बजट रखने वाली वो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। और इसके साथ ही बजट में बड़े प्रावधान किस चीज़ को लेकर के किए गए हैं उस पर हम लगातार आपको तफसील से बताएंगे और चर्चा पर ले चलेंगे हमारे खास एक्सपर्ट्स के साथ। मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो पैनल है वो आपके साथ होगा डीडी न्यूज़ पर। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यही कि बजट में सुधार एक्सप्रेस, रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिसकी लगातार प्रधानमंत्री चर्चा करते रहे हैं, उसकी अटूट छाप बजट में दिखाई दी है। देश को विकसित बनाना, उसकी दिशा में कदम उठाना लगातार जारी रहेंगे। सरकार का संकल्प गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर ध्यान देना, वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा। और सबसे बड़ा हाईलाइट 2026-27 का यही कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही साथ कुछ विशेष राज्यों पर फोकस, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे जो मिनरल रिच राज्य हैं, रेयर अर्थ के लिए जाने जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, उन पर विशेष फोकस किया गया है। और बुनियादी ढांचे पर जो लगातार फोकस है इस सरकार का, इस बजट का, वो हम आपको बताएंगे। टेक्सटाइल से लेकर के सेमीकंडक्टर और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से लेकर के जो कार्गो टर्मिनल्स हैं, किस तरह से हम फोकस कर रहे हैं। और एक बड़ा हाईलाइट ये भी कि जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.5% का लक्ष्य, उसको प्राप्त किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विकसित भारत बैंकिंग के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस में बैंकिंग प्रणाली के सुधार लिहाज से बड़ा कदम है। कार्बन अवशोषण उपयोग योजना शुरू करने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावना है। यानी कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए की प्रावधान के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव, बायोफार्मा हब के तौर पर कैसे भारत लगातार वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में चैंपियन बनने के लिए कोष बनाने का प्रस्ताव। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत की धुरी माना जाता है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऐसे में 3 रासायनिक पार्क्स, खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो कपड़ा पार्क है, उसके गठन का भी प्रस्ताव इस बार के बजट में नजर आया। और कैसे जो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जब हम बात करते हैं रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की, सर्विस सेक्टर जब बात आती है रोजगार और निवेश को लेकर, उसमें भी जॉब क्रिएशन को लेकर अहम प्रस्तावना की गई। मेडिकल टूरिज्म एक और सनराइजिंग सेक्टर जहां विकसित भारत के लिए, यहां पर भी अहम प्रस्तावना सामने आई। 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे कि किस तरह से इस पूरे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस नजर आया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव भी इस बार के बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने कहा। साथ ही इन तमाम बड़े जो ऐलान किए गए इस बार के बजट में, उनको भी आपको हाइलाइट्स की तरफ से दिखाएंगे और किस तरह से ये बजट पूरा एक्सप्रेस लिहाज से रिफॉर्मेटरी रहा। तो इनकम टैक्स में कोई जो बदलाव है वो नहीं किया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से अब लागू किया जाएगा। कर के मोर्चे पर सरलीकरण और अब टैक्स भरना और आसान। मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो है, अब उस पर इनकम टैक्स से छूट, उसको लेकर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स, यानी अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा करना आपके लिए सस्ता होगा। 20 लाख रुपए तक की विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। सरलीकरण पर फोकस किया गया है। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट, आज एक बड़ा ऐलान किया गया। एक बार फिर से अफोर्डेबल जो फार्मा सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए इंपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए, उस पर हम लगातार आपको लिए चलेंगे। हमारे पास जो मेगा पैनल है उनसे आपका परिचय करा दें। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन पैनल इस वक्त आपके साथ होगा। और एक बार अपने पैनल की तरफ लिए चलते हैं। इस वक्त डॉक्टर चरण सिंह आपको नज़र आ रहे हैं, ईग्रो फाउंडेशन के सीईओ। बहुत धन्यवाद सर। अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी जी, जो कई सारी भूमिकाओं में नज़र आते हैं, आज अर्थशास्त्री की भूमिका में हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर राकेश मोहन जी, जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वेद जैन साहब हम होंगे हमारे साथ स्टूडियो में, इस वक्त हैं
इनफैक्ट आपको अभी पैनल पे नजर आएंगे वैजयंत साहब, इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सचिन सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूँ, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे बजट को, और खासतौर पर ये जो लगातार देख रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए फोकस सरकार का जो दिख रहा है और साथ ही साथ जो फिस्कल प्रूडेंस दिख रही है उसको हाईलाइट करते हुए आप ही से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने। मुझे लगता है कि जो आगामी वर्षों में भारत की आवश्यकताएं हैं, जो देश का भविष्य है, उसके प्रति समर्पित बजट है ये। इसमें अगर आप देखें तो जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करने की बात है, एक बड़ा वर्ग उद्योग का बार बार कह रहा है कि जो शिक्षित संस्थानों से आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने था, एम्प्लॉयमेंट, स्किल और एजुकेशन के गैप का, उसको एड्रेस करने का काम हुआ। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि फिस्कल प्रूडेंस पूरी तरह से नियंत्रित रहा, सामने रहा, देश के सामने रहा। तीसरा मुझे लगता है जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, जो 3 कर्तव्य वित्त मंत्री ने बताए और उन 3 कर्तव्यों का जो विशेष उन्होंने उल्लेख करके जिन उदाहरणों के साथ सामने रखा, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण, इस बजट को एक ऐतिहासिक बजट बताता है। वेद जी, खास तौर पर लोगों को उम्मीद जिस तरह से रहती है टैक्स स्लैब को लेकर, हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कर के मोर्चे पर जब हम सरलीकरण की बात करते हैं वेद जी, उसके बारे में बात यहाँ कही गई, और किस तरह से अब जो संशोधित ITR का जो डेट है उसको चेंज किया गया। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं आप उस पर भी TDS नहीं देना होगा। ये जो तमाम टैक्स के मोर्चे पर प्रस्तावनाएं इस बार के बजट में दी गई हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है कि जो हमारे 2024 और 2025 के बजट में स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे किए गए। टैक्स रेट के बारे में आपने देखा 2024 में कैपिटल गेन के बारे में रिस्ट्रक्चरिंग गई और 2025 में 12 लाख तक की छूट दे दी। तो इस बजट में ये उम्मीद नहीं थी कि टैक्स रेट के अंदर प्रणाली में चेंज, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत लार्ज स्केल पे जैसे किए गए हैं। आपने देखा TCS के बारे में उन्होंने बहुत सारे रेटों को कम किया है। पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इस बार जो कोशिश की गई है वो इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजनों को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है। आपने देखा हर जगह उन्होंने, वित्त मंत्री जी जब अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब आप ITR भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो उसके अंदर जो कमियां रहती हैं, जो ठीक रहती हैं, उसको ठीक करने के लिए किया गया। उन्होंने बहुत सारी डेट को रीपोजिशन किया है। जैसे उन्होंने ये देखते हुए कि प्रेशर होता है सरकार के ऊपर और IT स्ट्रक्चर के ऊपर कोई रिटर्न भरते हैं, तो उन्होंने 2 हिस्से में 31 जुलाई 31 अगस्त किया। रिवाइज करने के लिए उन्होंने 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का टाइम दे दिया, और ये भी कह दिया कि आप जब रिटर्न भरते हैं और आपसे गलती होती है तो आप एक्स्ट्रा टैक्स दे के 100% टैक्स दे के आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सारे ये एकदम रिफॉर्म्स किए गए हैं। जैसे आपने कहा टूरिज्म में TCS का कम करने के लिए उन्होंने रेट कम 5% से 2% का रेट कम कर दिया है। और इसी तरह से मुझे बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में, ये देखते हुए कि 2025 में काफ़ी रिफॉर्म किए गए और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का नया पिछले सेशन में पास किया गया था। उसके बाद मुझे उम्मीद बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री जी ने ये ध्यान रखते हुए कि हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो हमारा जो इनकम टैक्स का कानून भी है वो उसी लाइन में होना चाहिए और उसी तरह से प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसी लाइन में उन्होंने बहुत सारी छूट देने की कोशिश की है। आपने देखा होगा एक छूट जो उन्होंने दी है वो 2047 तक दी है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि अगर ये इनकम आती है तो आपको 2047 तक की छूट देके जाएगी। तो ये मैं आपको मानना पड़ेगा, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, विजनरी और एक बहुत सोचा समझा बजट है, जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को उन्होंने बहुत अहम बात यह है कि जिस तरह से सुधार एक्सप्रेस की बात है, तो टैक्स के मोर्चे पर जिस तरह के रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ये सुधार एक्सप्रेस को और स्पीड देने वाले हैं। दूसरे का, और डॉक्टर चरण सिंह, अब आपके पास आना चाहते हैं और खासतौर पर आपके जरिए हम इस बजट की पूरे हाइलाइट्स को ये समझना चाहते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर काफ़ी बड़ी बात कही है, उसके लिए शायद एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है। विकसित भारत के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि इस बजट से एक नई दिशा आती हुई दिखाई दे रही है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है ये एक सीढ़ी जो 2047 तक हमें लेके जा रही है, उसका पहला पग था। तो वो ये बजट उसमें पूरा उतरता है। जिस तरीके पूरी भूमिका वित्त मंत्री जी ने सेट की और कहा कि हम जिस तरीके आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ग्रोथ पे हम लोग जोर डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन पे जोर डाल रहे हैं। अब ये जितना भी विकास होना है वो फाइनेंशियल सेक्टर सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए जो इन्होंने इस बार कहा और मुझे लगता है बहुत मूल बात कही कि एक हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर ऑन बैंकिंग बनाना है। अब बैंकिंग के ऊपर गवर्नेंस के भी रिफॉर्म्स होने हैं, कंसोलिडेशन के भी रिफॉर्म्स होने हैं, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या रोल होगा। इस समय जो हमारी स्थिति है, करीब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमने 35 तक लेके जानी है। उस टाइम तक बैंक्स कितने बड़े होने चाहिए, क्या उनका रोल होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का भी क्या रोल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक जो हाई लेवल कमेटी बनेगी वो अलग अलग पहलू से देखेगी कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो बड़े बड़े फंड्स आते हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं हमारे पास, वो किस तरीके यूज़ किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब पहलुओं पर विचार करेगी। एक और बात, अगर हमने विकसित बनना है और सबका साथ रखना है, इस बजट में जो एमएसएमई चैंपियंस की बात कही गई है वो बहुत बड़ी बात कही है। एग्रीकल्चर से सिटीज में पॉपुलेशन आएगी और उधर ही एमएसएमईज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। जी सचिन जी, सबसे अहम जब हम युवाओं की बात करते हैं, इस बजट में बहुत अहम जो बात वित्त मंत्री साहिबा ने कही वो ये कही कि ये युवा शक्ति को समर्पित बजट है और जिन तमाम कर्तव्यों का जिक्र उन्होंने इस बार के बजट में किया, कर्तव्य भवन में इस बार के बजट की तैयारी की गई है, इन तमाम जो युवा शक्ति को समर्पित कर्तव्य हैं, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप कितना अहम मानते हैं? देखिए आंचल जी, ये अगर जैसा हमने शुरू में चर्चा में कहा कि सरकार ने एक युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए जिन स्किल्स की बात करी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बायोफार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में है। एक बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है और वो पहली बार हुआ है जब हम देख पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से बायोफार्मा में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में जो बायोलॉजिक्स हैं, जो बायोलॉजिक्स के लिए ट्रेनिंग है, जो स्किल है, उसको रखा गया। और उसी में आप अगर देखेंगे दूसरा प्रयास स्कूलों को जोड़ने का किया गया, 15,000 लैब्स को बनाने की बात की गई है। तो ये एक पहली बार बजट में स्कूल लेवल पे हम प्रयास देख रहे हैं जिसमें सरकार ने इसको जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो सारे विश्वविद्यालयों को इन स्कीम्स के साथ अब आप देखेंगे, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे स्किल्स का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, और इवन बायोफार्मास्यूटिकल जैसे जो हमारे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से लेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसका हो। साथ ही सरकार ने कोशिश ये भी करी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी या इस तरह के जो नए संस्थानों की आवश्यकता देश को लगातार रही है उससे जोड़ने का एक प्रयास हुआ है। इसी में नाबार्ड और फाइनेंस के जो सेक्टर्स हैं उन लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। जो सरकार ने मैं समझता हूँ सिटी इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की है, तो जो सिर्फ महानगर और महानगरों में सीमित छात्र और संस्थान हैं उनके आगे देखने का प्रयास हुआ है। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या इससे लाभ होगा और आर्थिक क्षेत्र में वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके ऊपर काम करने में उनको आसानी मिलेगी। जी, आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मोहन जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, ये बहुत लोग चर्चा कर रहे थे बजट के पहले कि शायद जो टैरिफ लगाए गए हैं पूरी दुनिया में भारत पर उसका क्या असर होगा, उसको लेकर के भी इस बजट पर उसकी कुछ छाया ज़रूर दिखाई देगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये जो बहुत बड़ा फोकस नज़र आ रहा है, जिस तरह से सचिन सर ने कहा कि स्ट्रैटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स का चुनाव किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे टैरिफ के अनिश्चितता के माहौल में इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग और खासतौर पर सर्विसेज पर जो फोकस किया गया? ये मुझे लगता है कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। आप देखिए कि ग्लोबल उथल पुथल के दौर में, जैसा कि सुबह भी मैंने चर्चा की थी, मैंने बताया कि फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज ऑफ बिजनेस, और स्पेशली जैसे कि सुबह बात हुई हमारी कि कस्टम्स के फैसिलिटेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के द बीइंग द ग्लोबल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन वाज कि हम कभी कभी अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो आयात होता है और निर्यात होता है उसके हैसल्स बहुत थे। तो कस्टम्स में इतने सारे सुधार आप देखिए किए हैं कि वेयर इन कई जगह ये भी है कि ट्रस्टेड इंपोर्टर की बात कही गई है, जो अपना
अपने आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्या इंपोर्ट किया वैल्यू। फिर 100% स्कैनिंग यूज विद AI टेक्नोलॉजी की बात की गई है। और ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है, वी आर लिविंग इन ए डायनामिक ट्रेड एनवायरनमेंट। अभी हमने यूरोपियन यूनियन से समझौता किया, 27 कंट्रीज वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी देश ही एक्सपेक्ट करता है जो हमको एक्सपोर्ट करता है या हमसे इंपोर्ट करता है कि हमारे कस्टम्स में प्रॉब्लम ना हो, हमारे लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम ना हो। तो उसका एक बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और मुझे कई साल से लगता था कि फ्रीबीज जो जिस तरह के दिए जाते इंसेंटिव, दे वर ओनली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। हिंदुस्तान को अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमको स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल सुधार करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर देखिए, आज जो कंटेनर की बात कही गई है, कंटेनर में भारत का शेयर, एक कंट्री विद 18% पॉपुलेशन, हमारा शेयर 1% से भी कम है। 90% चाइना करता है, 90-95% तक। तो इसके ऊपर जो इन्होंने जो कुछ प्रावधान रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर फैसिलिटेट भी होना चाहिए। और कंटेनर, और वैसे ही इन्होंने अभी इसका बताया कि कुछ शिपिंग निर्माण के लिए, ऑल्दो इट वाज इन द इनलैंड वन, बट ये प्रक्रिया शुरू हो कि भारत में शिप का निर्माण हो। नहीं तो शिपिंग के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर हम पूर्णतया विदेशों पे डिपेंडेंट है। और एक इसमें एक्सपोर्ट पे बहुत, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसकी बात की है, मछुआरों की जो बात की गई है, वो एक बहुत मराइन प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर बहुत सारा एरिया हमारा मैराइन का है। और कोई मछुआरा अगर भारत के क्षेत्र से मछली पकड़ेगा और विदेश के पोर्ट पे लैंडिंग होती है, जैसा कि उन्होंने बताया, तो उसको एक एक्सपोर्ट माना जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इनपुट जो मैराइन क्षेत्र में 1 से 3% उसको जो बढ़ाया है, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या है कि इफ ट्रेड इज फैसिलिटेटेड तो हमारा एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक्सपोर्ट भारत की ग्रोथ के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और धीरे धीरे विद ऑल दीज FTAs बीइंग साइनिंग, और आप देखिए भारत ने सिद्ध करके बता दिया है कि मुश्किल परिस्थितियों के अंदर भी हम नेविगेट कर पाए, हमारी ग्रोथ रह पाई। और बजट में एक चीज का जो ध्यान गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन, उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया गया। हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बरकरार है, बढ़ने वाली है। इंडिया इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट ऑल्सो द मोस्ट डायनामिक इकोनॉमी। और इस बजट से मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर हमको मदद मिलेगी। और इस दृष्टि से एक फ्यूचरिस्टिक है, जहां पे बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसिज्म जरूर कर रहे होंगे कि कुछ इंसेंटिव्स इधर उधर नहीं दिए, बट दे वर वेरी शॉर्ट टर्म। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म चीज का ध्यान गया है कि मुझे लगता है कि 2-4 साल के अंदर इंडिया विल सर्टेनली बिकम कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल। आपने बहुत अहम बात की, फिजिकल प्रूडेंस, और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं उसको बैलेंस करके किस तरह से इस बजट को पेश किया गया। और ये बैलेंस कई सेक्टर्स में नजर आया, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे आगे आने वाले इस पूरी चर्चा में। लेकिन वक्त फिलहाल थोड़े से ब्रेक का है, चर्चा रहेगी जारी ब्रेक के उस पार। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट?
स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। ब्रेक के बाद आपका सभी का स्वागत है। हमारी खास चर्चा जारी है। इस वक्त बजट 2026 जिस तरह से पेश किया गया और इसी पूरे बजट के मैराथन प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी जुड़ रही हैं। अक्षया जुड़ रही हैं इस वक्त सीधे चेन्नई से हमारे साथ। सीधा अक्षया का रुख करते हैं। अक्षया, किस तरह से उद्योगपति और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से नंबर दिए हैं इस बार के 9वें बजट को जिस तरह से पेश किया गया वित्त मंत्री साहिबा द्वारा? तमिलनाडु के लिए कई सारे पॉइंटर्स हैं इस बार बजट में, जैसे कि हमने देखा कि रेलवे स्पीड रेल्स दिया गया है। ऐसे एग्री सेक्टर और सर्टेन अदर सेक्टर्स में भी एसएमई स्पेशली हैज़ हाई फोकस। तो मेरे साथ अभी है एक स्पेशलिस्ट AR उन्नीकृष्णन, चेयरमैन है CII तमिलनाडु का और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट गोविंद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर, हाउ डू यू assess this budget? What is the rate that you would give out of 10 for this budget? And I think to me this is a very a long-term and foundational kind of a budget. Many positive steps given in terms of looking at how India's journey should be for the next 20 years. You look at the rare earth, focus which has been given, coastal shipping, focus on the tier 2 and tier 3 cities, because a lot of India's growth in future is going to come from tier 2 and 3 cities, and reviving 200 legacy industrial clusters. I mean, these are all music to our ears, especially from a Tamil Nadu's point of view. Tamil Nadu has been really in the leading front on manufacturing and industry, so there are many legacy industrial clusters which can be revived. Coastal shipping is something which can be really beneficial. Also, a lot of focus on MSME, focus on girls in terms of girls hostels in every district of the country. These are all very positive steps which can really have a long-lasting effect for the country and for the state as well. और सर, हम देख रहे हैं कि there's interestingly focus on textile and also agriculture and coastal related industries. तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? Yeah, these have been priority sectors for the state of Tamil Nadu as well. Textile has been in the forefront of late with a lot of tariffs. This is one sector which really got affected. So happy to see that there is a lot of thrust on that particular one. Tamil Nadu has one of the longest coast, so it can really benefit from the thrust given on the coastal shipping, and also the focus on the high-end crops. Coconut in particular, plus many other high-end crops, that can also be beneficial. So what is essential is for us to read the fine print of the budget, understand how some of those schemes can be beneficial to the state, and we really tap into that. I think that then can be very growth oriented for the state along with the country. अक्षरा, एक चीज जो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। हमें अभी सुना जी अक्षरा, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कोकोनट मिशन है, 1 करोड़ किसानों को फायदा देगा। एक बहुत बड़ी बात है। 30 करोड़ लोग अगर फैमिलीज को अगर आप देख लें तो वो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कोकोनट मिशन और खासतौर पर लेदर भी आपका बहुत प्रोमिनेंट है, टेक्सटाइल भी बहुत प्रोमिनेंट है, और उसके लिए एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की जो घोषणा की गई है, टैरिफ से बचाने के लिए, टैरिफ की मार से बचाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो घोषणाएं की गई, उस पर थोड़ा सा और फोकस आपने एक्सपर्ट के जरिए थोड़ा सा समझाया कि किस तरह से तमिलनाडु को ये फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल सर, वी आर ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ
focus given on coconut farming and also on the new taxes regime. How do you focus on that? Because Tamil Nadu has both coconut as well as cashew farming and sandalwood. So how effective would this promising segment be for these farmers? I mean, it is interesting to see that some of these forgotten sectors have been now brought to the focus. As I said, we will need to read the fine print, understand how some of these proposals in the budget can be translated into real action and benefit on the ground. So that is something in the days that we will need to see. Definitely in certain parts of Tamil Nadu, we have a lot of focus on coconut. That is something that can really be beneficial from that point of view. But I think to me, it's not just only on the farming sector, but also on even the future sectors. Like India has set an ambition of 10% of the services globally. Now, Tamil Nadu can really significantly benefit from that, because Tamil Nadu has a large number of people in the STEM education, science, technology, mathematics. So it can really benefit in terms of providing the right kind of skills for really providing this kind of a growth and a market position for India in the years to come. Sir, also when we look at textile industry, Tirupur is leading, Kanchipuram is leading, and in these kind of industries, when the kind of allowances that Finance Minister Nirmala Sitharaman has given, how effective would these industries be able to work on? It is absolutely necessary at this point in time, because the industry is going through multiple challenges. One challenge in terms of which markets that you need to serve. US has been a focus, but now diversifying into Europe and also Latin America and other places. So the latest FTA with EU also should really help from that point of view. On top of that, I think the technology change which is really happening in the sector and the need for skills. I think these are two areas. The skill part was really covered in the budget, specifically focusing on the textile. So it can really benefit. Again, the devil is in the details, so I think we need to get into the details and really ensure that we understand how some of these proposals and the schemes can be really tapped into for growth of the sector in the state. And so the SME segment of Tamil Nadu also, how effective are the promises given for the SME segment? No, SME sector is very, very large in Tamil Nadu and also in CII Tamil Nadu. 2/3 of our membership comes from SMEs. So very happy to see that 10,000 crore has been set aside for the MSMEs on one side. There has been credit guarantee schemes in the past. That has also been made a lot easier. There has been a few steps in terms of making the ease of doing business, especially from SME sector point of view. So overall, I think it's a positive one from the SME sector point of view. We have many SME sectors addressing different sectors, for automotive, aerospace to chemical and many other sectors. So I think this can be beneficial. So one of the focus for CII also would be to now understand what are these benefits, translate that and communicate that effectively with our member community so that they can benefit from the budget provisions and really grow. अक्षरा, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और चेन्नई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खासतौर पर जो चेन्नई को जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ जोड़ा गया है उसका भी एक फायदा मिलेगा। आप लगातार जो रिएक्शन है उन तक पहुंचाते रहिए, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ उस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चरण सिंह साहब, थोड़ा सा हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो नया फोकस है पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग और फिस्कल मैटर्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो बेस में चेंज होने जा रहा है जीडीपी के और जो दूसरे पैरामीटर्स, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह से आप देखते हैं ग्रोथ प्रोजेक्शंस को, खासतौर पर इस बजट को लेकर? मैं डेटा देख रहा था, तो इस डेटा में मैं देख रहा हूँ जो कंपोनेंट वाइज अगर आप एक्सपेंडिचर पैटर्न देखें, रेवेन्यू डेफिसिट देखें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देखें, तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पे तो जोर है ही है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर जोर डाला गया है, कुछ डिफेंस पे डाला गया है, हेल्थ पे डाला गया है, एजुकेशन पे डाला गया है। अब ये पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप मन में फिर एक चीज़ मन में रखिए, जो 3 कर्तव्यों पे बजट बनाया गया है उसमें पीपल सेंट्रिक बहुत ज़रूरी है, एंड सबका साथ सबका विकास वो भी बहुत ज़रूरी कर्तव्य माना गया है। उसको नज़र में रखते हुए अगर आप 2047 तक विकसित भारत चाहते हैं तो आपको हर पहलू पे बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। पीपल सेंट्रिक अप्रोच में बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखा गया है, महिलाओं का रखा गया, यूथ का रखा गया, दिव्यांगों का रखा गया। जब आप देखेंगे एल्डरली पॉपुलेशन पे भी ध्यान रखा गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगेन इंडस्ट्री पे बहुत जोर डाला गया,
MSMEs पे जोर डाला गया और मल्टी सेक्टरल अप्रोच, मेडिकल टूरिज्म जिस तरीके बात की गई और कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म बात की गई, एकोलॉजिकल सस्टेनेबल वॉकिंग ट्रैक्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात कही गई, पूरी बैलेंस बनाकर चला गया। तो मुझे लग रहा है कि ये, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हमारे पास 22 ऐसे बजट आएंगे 2047 तक। ये बजट ने एक किस्म का फाउंडेशन रख दिया है अलग अलग पहलू पे। मैं तो ये कहूँगा कि अगले 22 बजट अगर इसी तरीके इन पिलर्स पे चलते जाएं और इन्हीं पिलर्स के अगेंस्ट उनकी मैपिंग होती जाए, आप देखेंगे बहुत जल्दी ग्रोथ ओरिएंटेशन आ जाएगी। लास्ट पॉइंट जो इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस सारी चीज़ में। तो सबका साथ सबका विकास जो बात हो रही है उसमें फाइनेंस कमीशन की भी इन्होंने बात की और कहा कि 41% रिटेन किया है, वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के किया है कि सिर्फ यूनियन नहीं, स्टेट भी साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पिलर का भाग है। जी सचिन जी, समावेशी विकास की बात साफ तौर पर इस बजट में प्रतिबिंबित होती हुई नजर आती है। ऐसे में अनकन्वेंशनल सेक्टर्स का भी जिक्र किया गया। सेमीकंडक्टर मिशन की हम बात करें 2.0, हमने बायोफार्मा की हम यहाँ पर बात करें, और कैसे जब हम MSMEs को मजबूत करने की बात करते हैं उसका भी रिपलिंग इफेक्ट्स अलग अलग जो सब्सिडरी सेक्टर्स है उस पर नजर आते हैं। इसे आप आने वाले 5 सालों का अगर हम एक रोड मैप देखें, किस तरह से देखते हैं? आंचल जी, जो डॉक्टर चरण सिंह जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिन सेक्टर्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो भविष्य के सेक्टर हैं, और उन सेक्टर्स में अगर जो केंद्र सरकार कर रही है वही अगर राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो जैसा शुरू में हमने चर्चा करा, आपने बायोफार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल दिया, सेमीकंडक्टर का दिया, वित्त मंत्री का जो जोर है वो 4 बातों पे है। पहला, भारत सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हम वैल्यू चेन में इंडिस्पेंसिबल बन सकते हैं हम इंडिस्पेंसिबल बने। वैल्यू चेन्स में चाहे हम मोबाइल में हो, जहाँ हमारे पास में अगर 2014 में 2 फैक्ट्री थी तो आज 300 फैक्ट्रीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, तो हम अलग अलग वैल्यू चेन के हिस्सा बने। वही आज उन्होंने जैसा आपने देखा होगा कि बायोगैस के अंदर जो भी बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए चीज़ों को आयात करने की बात है उसको उन्होंने ड्यूटी फ्री करा। इसी तरह न्यूक्लियर जो प्लांट्स किसी भी साइज के हैं उनको उन्होंने आज ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है। तीसरा, अगर हम क्षेत्र देखें तो फूड, ड्रग, ये जो कॉन्ड्रम्स इन क्षेत्रों में रहे उनको उन्होंने एड्रेस किया है। तो वैल्यू चेन्स, जहां आज वर्ल्ड का 72% ट्रेड वैल्यू चेन से निकल रहा है, उस ट्रेड में she has tried to ensure the position that India should excel with। अब आने वाले 2047 तक विकसित भारत में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जितने हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर भी उसी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा जो मुझे लगता है, एक महत्वपूर्ण जोर आज उन्होंने माइक्रो इंटरप्राइजेस पे दिया। MSME में कई बार क्या होता है, माइक्रो खो जाता है, स्मॉल और मीडियम पे हमारा ध्यान होता है। आज वित्त मंत्री ने उसको अलग करके माइक्रो के ऊपर स्पेशल जोर दिया। सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं का और सबसे बड़ा नंबर उनका है, लेकिन उनकी आवाज इतनी हल्की होती है कि वो सुनाई नहीं पड़ती, टर्नओवर भी छोटा होता है। तो ये आंचल जी एक महत्वपूर्ण है, और इसका सबका सार जो मैं समझता हूं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ है और जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है, उसका एक बैलेंस आज इस बजट में दिख रहा है। रंजन साहब, ये जो बड़ा फोकस दिख रहा है सर्विस सेक्टर को, हम मैन्युफैक्चरिंग पर तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो सेफ हार्बर रूल्स में एक सी चेंज किया गया है कि भाई 300 करोड़ रुपए से आप बढ़ाकर उससे 2000 करोड़ रुपए कर देते हैं, या फिर डेटा सेंटर जैसे बड़े उसमें अगर कोई विदेशी निवेश करता है तो 2047 तक आप उसको टैक्स हॉलिडे देते हैं। ये जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, और खासतौर पे सेफ हार्बर रूल्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे सर्विस सेक्टर को, थोड़ा सा समझाना। देखिए क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पार्ट में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एफर्ट रहता है कि लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाए जी। तो उसके अंदर सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई किए जाते हैं। सेफ हार्बर रूल में क्या होता है कि जब आप रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो टैक्स एक इनकम का एक क्राइटेरिया बनता है डिटरमिन करने का। तो लिटिगेशन करने के लिए जैसे आईटी सेक्टर में उन्होंने कहा कि 15.5%, 15% आपका हम इनकम मानेंगे। तो पहले एक क्राइटेरिया था कि ये 300 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक ये सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल होंगे, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। तो उन्होंने बढ़ा के उसको कह दिया कि 2000 करोड़ रुपए तक एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, उसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया। आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आईटी सेक्टर में रिलेटेड सर्विसेज बहुत सारी होती हैं,
तो एक डिस्प्यूट होता था कि जो आप सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल होगा वो किस टाइप के आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, लो वैल्यू वेंडेड है, हाई वैल्यू वेंडेड है, और वो क्या वो आईटी रिलेटेड में आएगी नहीं आएगी। तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इन सब सर्विसेज को आईटी सेक्टर मानेंगे, इन सब के ऊपर सेफ हार्बर रूल लगेगा, 15.5% आपकी इनकम मानी जाएगी, और ये 2000 करोड़ रुपए का अवेलेबल होगा। जो दूसरी छूट दी है 2047 तक की, वो एक डेटा सेंटर की है। आज की डेट में जीसीसी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इंडिया बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिसेज बाहर चलाने के बजाय इंडिया में चलाने पड़ती हैं। सीएफओ भी, सीईओ भी, इंजीनियर भी, वो बैठ के कंसल्टेंसी यहाँ दे सकते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट करने के बजाय। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक हमें ये डाटा सेंटर की बड़ी भारी वर्किंग है, और डाटा सेंटर को स्टेबलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई आप अपना सारा डाटा सेंटर इधर वर्कआउट कर लें। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीनों में हमारे बड़े बड़ी सभी इंडस्ट्रीज बिजनेस हाउसेज ने बड़ी बड़ी निवेश की डाटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट की निवेश की घोषणा की है। तो उसको प्रमोट करने के लिए और उसको इस समय उसका बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत आइडियली इकोनॉमिकली सूटेड है इस समय, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा 2047 तक, ताकि कोई सस्पेंस नहीं रहे कि आपकी इनकम कब तक एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि डाटा सेंटर के इनकम का सोर्स आई थिंक वो जेस्टेशन पीरियड लंबा है। तो उन्होंने कहा 2047 तक की जो भी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक चेंज अपने आप में बताओ किया है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टैक्सेशन को ईज करने का बहुत सारे साधन उन्होंने बड़े प्रमोट किए हैं इसके बारे में। अगर आप देखेंगे जो सेफ हार्बर रूल को जिस ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन कर रही थी वन आफ्टर द अदर, तो उन्होंने बहुत सारे लिटिगेशन को खत्म करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और तमाम अगर हम अलग अलग जो पिलर्स जिसका जिक्र अजय भी कर रहे थे, उन पर भी कर को लेकर बहुत सरलीकरण पर सरकार का फोकस इस बार रहा। चरण सर, खास तौर पर अगर देखा जाए तो बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस तरह से वित्त मंत्री साहिबा ने साफ तौर पर कहा कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म बेहद ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो NBFCs हैं उसको लेकर सरकार एक नए विजन पर काम कर रही है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट मजबूत है। और अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट मजबूत है, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल रीढ़ है वो भी मजबूत है। ऐसे में इस आमूलचूल परिवर्तन से बैंकिंग सेक्टर में किस तरह के एक पैराडाइम शिफ्ट की आप उम्मीद करते हैं? मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के बिना हम लोग विकसित भारत नहीं बन सकेंगे। हमारा बैंकिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देनी पड़ेगी, इंडस्ट्री को भी, MSMEs को भी। पर जब अब MSMEs की बात कर रहे हैं, MSMEs को कौन इस टाइम पे फाइनेंस कर रहे हैं? ज़्यादातर NBFCs फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में MSMEs हैं, इसलिए बैंकों को भी कुछ पैसा MSMEs को देना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। पर जैसे जैसे आगे गति बढ़ेगी, और इस बार आप देखेंगे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की बात हो रही है, जब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ बढ़ेंगी, ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल सेक्टर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, MSMEs भी वहाँ पर बढ़ेंगी। MSMEs को जिस तरीके की बढ़ोतरी दी गई है और बिल्कुल ठीक दी गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जैसे लेबर माइग्रेट करेगा, MSME ही उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। इन सब MSMEs की रिक्वायरमेंट्स ऊपर से जब हम ग्लोबलाइज करेंगे, हमारे पास जो इंडस्ट्री हो जाएगी ग्लोबल लेवल तक चली जाएगी, किस तरीके का बैंकिंग सिस्टम हमें चाहिए? क्या जो एग्जिस्टिंग मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ हमारे स्मॉल बैंक्स हैं, क्या यही बैंक्स चलेंगे? क्या हमें और कंसोलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी? बड़े बैंक्स बनाने पड़ेंगे? कुछ प्रयत्न किया गया था पीछे, हाल में काफ़ी बैंक्स कंसोलिडेट किए गए थे, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेट हो गए। फिर भी हमारे पास अभी कुछ बुटीक बैंक्स भी पड़े हुए हैं, क्या वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जो क्षेत्रीय इलाकों में काम करते हैं या थोड़ा रीजनल एरियाज़ में हैं? रीजनल रूरल बैंक्स, उनका क्या रोल रहेगा? कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या रोल रहेगा? बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे हमारे देश में बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है इसको रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आपने विकसित भारत की पूरी रिक्वायरमेंट्स को असेस करना है, जो इकॉनमी आज से 10 गुना आगे बढ़ जाएगी अगले 22 साल में, बैंकिंग सेक्टर कंसोलिडेटेड भी चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। उनके बोर्ड्स कैसे बनेंगे, उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्या प्रायोरिटी सेक्टर वैसे का वैसे ही रहेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर में भी चेंजेस आएंगे? उसके साथ साथ NBFCs को भी रेगुलेशन कुछ हद तक रिजर्व बैंक ने शुरू कर दिया है। बड़े NBFCs की नज़र उनको बैलेंस शीट उस पर सब देखी जाती है। NBFCs का क्या बड़ा रोल रहेगा? उसमें आज भी उन्होंने बजट में कहा कि एक NBFC को रिफॉर्म करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर
एक क्योंकि सपोर्टिव सेक्टर है इन सब, ऑक्सीजन की तरह आप समझ लीजिए कि पूरी इकॉनमी में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसी तरीके बैंकिंग सेक्टर है, उसकी क्लीनिंग, उसकी रैशनलाइजेशन और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी की किस हद तक यूज़ की जाएगी, वो सारी चीज़ देखनी बैड बैंक का कोई कॉन्सेप्ट जो हम नेगोशिएट कर पाए आने वाले सालों में? हाँ, ये बैड बैंक को लेकर के जी बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 वर्षों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकिंग इंडस्ट्री के जैसे एकदम माइनर हो गए हैं। इस बार भी हमारा रिकॉर्ड है कहाँ पर हम 1993-94 में पहली बार जब आंकड़े बनाए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, उस टाइम पे मैं रिजर्व बैंक में था, करीब 20% हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। कैसे हम उनको 2% तक ले आए। अब हम दुनिया के बेस्ट कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एकदम मिनिस्कुअल हैं। अब इस हालातों में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बैड बैंक्स की तरह होती है, यहाँ IBC के नॉर्म्स हैं। कई बार तो मुझे लगता है अच्छी इकॉनमी चल रही है, बूम कर रही है, ग्रोथ सेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, इन बैड बैंक्स ऑफ कोर्स वो बैलेंस शीट क्लीन कर देते हैं, IBC उनका भी एक रोल है, पर वो जैसे पिछड़ गए हैं क्योंकि इकॉनमी बूम कर रही है और बैंकिंग सेक्टर के जो पिछले 5 सालों में रिफॉर्म्स आए हैं, जिस तरीके उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके बड़े हैं, मुझे लगता है कि एक हार्वर्ड केस स्टडी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पोस्ट कोविड किस तरीके स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ उसने ग्रहण किया है। प्रोफेसर आकाश मोहन, अगर एक्सपोर्ट्स को ही हम फोकस करते हुए आपसे ये समझना चाहें कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आपको कौन कौन से कदम इस बजट में नज़र आते हैं, और ख़ासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं अपने कोस्टल डेवलपमेंट को लेकर के, और वाटरवेज़ की बात की गई है कि भाई नए वाटरवेज़ बनाए जाएंगे, वो इंटरनली डोमेस्टिकली और कैसे ये पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को सकारात्मक इम्पैक्ट है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसका बड़ा मल्टीप्लायर बेनिफिट है और बोथ कि इनलैंड सेक्टर में जो इन्होंने बात की है कि इनलैंड नए वाटरवेज बनाए जाएंगे, उससे क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स, इंटरनल लॉजिस्टिक्स और अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट कॉस्ट को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि अभी वाटरवेज की कमी के कारण सारा सामान ट्रेन से या रोड के रूट से ट्रेवल होता है, तो ट्रेवल जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटरवेज के जरिए लगभग 8 से और 9 टाइम्स लेस है देन बी ट्रांसपोर्टेड बाई रोड। तो और रेल से रोड के मुकाबले कम है, लेकिन वाटर से उसके मुकाबले भी कम है। और दूसरा ये एक बहुत ही, देखिए मेरे ख्याल से अभी हुआ है, चाइना जैसे कंट्री में 45% कार्गो वाटरवेज पे ट्रेवल करता है, हमारे यहाँ पे मतलब 3-4% कार्गो वाटरवेज पे ट्रेवल करता है। और ये कार्गो का वाटरवेज का डेवलपमेंट भी मेरे पिछले 5-10 साल में ही हुआ है, उसके पहले मतलब देवर ऑलमोस्ट डेड। और अभी आप देखिए कि हमने बहुत सारा उसके अंदर शिप्स भी चलाए हैं, बहुत सारे हार्बर भी डेवलप किए हैं इनलैंड, और उसी के बारे में जैसे इन्होंने कहा गया कि इनलैंड शिपिंग के लिए, शिपिंग को बनाने के लिए, उसकी रिपेयर के लिए वाराणसी और पटना के अंदर यूनिट डेवलप की जाएंगी। तो ये बोथ फॉर द डोमेस्टिक और इट विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो ये एक हो गया। और दूसरा जो आप कर रहे थे कि समुद्र के किनारे वाली, तो श्रिम्प एक्सपोर्ट, प्रॉन एक्सपोर्ट एंड मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और अमेरिका के अंदर 50% टैक्स के आने के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ये अमेरिका पे थोड़ा डिपेंडेंट सेक्टर था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हाई सीज से भी जो फिश पकड़ी जाएगी दैट विल बी फ्री ऑफ द ड्यूटी एंड देन दे विल बी अलाउड टू एक्सपोर्ट दिस आइटम। वो किसी भी देश में अगर ये जहाज लैंड करेगा तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। उसके अंदर उन्होंने इनपुट के लिए भी 1 से 3% ऑफ FOB ड्यूटी के अंदर बढ़ोतरी की है। तो बहुत सारे यूनिट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैव बीन टेकन ऑन दिस। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई की है, देखिए भारत जो है दुनिया के अंदर वॉलनट है, नट्स जिसको हम कहते हैं, ट्री नट्स, उसका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं बट इंपोर्टर भी हैं। तो कुछ वर्षों पहले तक हम कैशू, काजू भी एक्सपोर्ट करते थे, बादाम भी एक्सपोर्ट करते थे। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातकों में से है बादाम का, और मोस्टली बादाम है और ये अखरोट है, ये हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, दे कम फ्रॉम कैलिफोर्निया। और उसको इंपोर्ट के उन्होंने जैसे कि एग्रीकल्चर में बताया कि इसके प्रोडक्शन के ऊपर, कोकोनट के साथ में बादाम, अखरोट इनके और कैशू, इसके प्रोडक्शन पे हम जोड़ देंगे तो भारत को पुनः अपने आप को
इसका प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर एस्टैब्लिश करने के अंदर मदद मिलेगी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर जैसे बादाम का कंजम्पशन है, हमारे यहाँ वो बादाम ऐसे बिकता है कि भाई बादाम आपको खाने से आपका बुद्धि बढ़ती है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और उसका फायदा कैसे होता है, कैलिफोर्निया के उत्पादकों को होता है। तो ये, और आप कहीं भी चले जाओ, चाहे बादाम का विज्ञापन हो या अखरोट का विज्ञापन हो, इट कम्स बाई समवेयर बाई द अमेरिकन और कैलिफोर्निया वॉलनट कमीशन और द कैलिफोर्निया आलमंड कमीशन। तो उनको फायदा होता है क्योंकि उनका शेयर है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर धीरे धीरे वो हो गए। अच्छा, ये भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण हुआ, अब ड्यूटी धीरे धीरे हमको खोलनी पड़ रही है, तो इसलिए इसके ऊपर अगर प्रोडक्शन में जोर है तो दोबारा भारत अपने ड्राई फ्रूट्स के अंदर, मतलब जिसको ट्री नट कहते हैं हम, तो न केवल आत्मनिर्भर होगा, हम दोबारा इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और सेम थिंग इज विद कोकोनट। वही मार्केटिंग गिमिक के तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाजार खोलने की बात है तो इन पर फोकस है, लेकिन एक और टर्म जिसका इस्तेमाल इस बार के बजट में किया गया प्रोफेसर सचिन, वो था ऑरेंज इकोनॉमी पर, कि कैसे जब हम ऑडियो विजुअल माध्यम में ऑग्यूमेंटेड ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन हब की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें विजुअल कम्युनिकेशन है, इसे हम इंटरनेट क्रांति जब पीक पर है, कितना अहम आप मानते हैं उस बूस्टर डोज देने के लिए जब हम ग्रोथ ड्राइवर्स इंजन की बात करते हैं? हम ब्लू इकोनॉमी का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार का फोकस ऑरेंज इकोनॉमी पर भी रहा। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने, क्योंकि ये आने वाले समय में अत्यंत आवश्यक है। जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सरकार ने इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बजट को अगर मैं मानता हूँ तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल्स के क्षेत्र में, व्यापार की सुगमता आवश्यक है और उसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन भविष्य के लिए, युवा शक्ति के लिए, तो ये सिर्फ कहने के लिए युवा शक्ति का बजट है ऐसा नहीं है, उसके कई प्रोविजंस ऐसे हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो कंटेंट क्रिएशन के लिए लैब्स बनाने की बात की गई है 15,000 स्कूलों, ये कोई अपने आप में कम बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण AVGC का जो सेक्टर खड़ा करने की बात की गई है, उस पूरे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टैक्स इंसेंटिव के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के माध्यम से, यहाँ तक कि जो इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेटिंग में हुआ है उसको भी दुरुस्त करने की बात की गई है। अभी आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन के बारे में पश्चिम में हमारे पास संस्थान है नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, उसी का रिप्लिका हम अब पूर्वांचल क्षेत्र में जो पूर्वोदय की बात की जा रही है उस क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस करने की बात, और उसमें डिज़ाइनिंग में, उसमें कंटेंट में और उसमें स्कूल तक कैपेसिटी क्रिएट करने की बात है। क्योंकि इसको स्कूल से शुरू किया जा रहा है। मुझे मेरा स्कूल टाइम याद है, 6-7 में हमें कंप्यूटर लैब ले जाते थे, हम ऐसे ही खुश हो जाते थे कि हमें कंप्यूटर लैब ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अगर हम कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देते हैं विद विजुअल इफेक्ट्स, विद गेमिंग, विद ऑग्यूमेंटेड ग्राफिक्स, तो आप समझिए हम कितने सारे प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं जहाँ पर प्रशिक्षण के लिहाज से एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स तैयार होता है। चल जी, उसका सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एडवांटेज हो सकता है वो बच्चों को सोचने के लिए इनकरेज करना है। अभी हम इस तरह के असाइनमेंट्स में जा रहे हैं जो चैट GPT बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड है, तो ये जो नया क्षेत्र कंटेंट डेवलपमेंट का होगा, ये अपने आप में मौलिक सोच को बढ़ावे का काम करेगा, और इसलिए आने वाला भविष्य हमारा मौलिक सोच के ऊपर निर्भर हो, और उसके लिए जो तमाम संसाधनों की आवश्यकता है वो स्कूल लेवल तक ले जाने की बात है। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कदम AVGC के माध्यम से सरकार ने और वित्त मंत्री ने आज अनाउंस किया है। चिरंजीव साहब, मैं थोड़ा सा सब्सिडी में बात करना चाहता हूँ। तीनों ही जो आइटम्स हैं, फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम, तीनों ही सब्सिडीज़ में हमने देखा रैशनलाइजेशन हुआ है। साथ ही साथ जो विकसित भारत जीराम जी नई योजना है उसमें 95,000 प्लस करोड़ का प्रोविज़न, और साथ साथ मनरेगा को भी हम लागू करेंगे शायद इस साल के लिए 30,000 करोड़ का वही प्रावधान है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उससे पहले एक विचार जो सचिन जी उनसे आगे लेके जाना चाहता हूँ। अब देखिए, दो चीज़ बहुत बढ़िया हुई हैं इस बजट में। एक तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बन रही। अब क्योंकि मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ा हूँ, मैंने सिलिकॉन वैली के साथ वो पूरा गठजोड़ देखा है, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा विचार है। 5 टाउनशिप्स का मतलब है, आप समझ लीजिए अगर इस देश में हम 5 स्टैनफोर्ड इक्विवेलेंट सिलिकॉन वैलीज बना सकें तो आप देख सकते हैं 2047 में हमें कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, वही एजुकेशन पे जो इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक बनाया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबर में, वो मुझे लगता है हमारा कल्चरल विरासत का बहुत बड़ी
बहुत बड़ी बात है। जी। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत आगे बढ़ गया है। कहाँ 10 साल पहले हम लोग 18% थे, आज हम लोग 31% पे हैं, और ये डेडिकेटेड फीमेल हॉस्टल्स बना रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत की ओर जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और जिस तरीके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, खास करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस और 5 सिटीज़ टियर 2 टियर 3 में जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनेगी, कोटा आपको याद होगा, पर ये कोटा नहीं होगा, ये मेरे को लगता है स्टैनफोर्ड सिलिकॉन वैली होगा। तो बहुत अच्छी बात। अभी आते हैं उस सवाल पे जो आपने रेज़ किया सब्सिडीज़ पे। मुझे लग रहा है कि मेरे ये विचार है कि सब्सिडीज़ की तब ज़रूरत पड़ती है जब ग्रोथ में कहीं कमी हो। अगर आप इतने अच्छे विकास दर पर ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, एम्प्लॉयमेंट पे जोर है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अगर कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें पॉवर्टी रेशियोज भी कम हो गई हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या हमें इन सब्सिडीज़ की ज़रूरत है? मुझे लगता है इन सब्सिडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नीचे फूड दिया जा रहा था और जिस तरीके ऑयल प्राइसेस इस टाइम पे कम हो रहे हैं ग्लोबली और एनर्जी की सोर्सेज पे काफ़ी ठीक चल रहा है, तो मुझे फिर लगता है कि वो पेट्रोलियम सब्सिडी की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई मनरेगा और जी राम जी की। मनरेगा को रिफॉर्म करना ही था। अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे देखें उसमें बहुत अच्छे तरीके बताया गया है कि किस तरीके जो मनरेगा था उसमें चैलेंजेस थे और किस तरीके जी राम जी के नीचे उनको हम लोगों ने एक एक चैलेंज को लेके उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। रूरल एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी है कि कुछ प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि रूरल में मैकेनाइजेशन हो रही है, मैकेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा लेबर अवेलेबल है ड्यूरिंग नॉन पीक पीरियड। उसको ठीक तरीके अगर आप यूटिलाइज ना करेंगे तो वो जो आइडल लेबर है वो देश की प्रगति के लिए वेस्टेज है। तो जिस तरीके अब मनरेगा की जगह जी राम जी और जी राम जी के नीचे 4 क्रिटिकल एरियाज़ में आप लेबर यूज़ करेंगे, वेल डिफाइंड है, अभी अनसर्टन नहीं है, तो वो एक ग्रोथ ओरिएंटेशन है। तो इसलिए जी राम जी का जो प्रोविज़न किया है वो मुझे लगता है वाजिब है और लॉजिकल और कंसिस्टेंट है। बिल्कुल, और लगातार बजट 2026 पर हम जो बड़ी बातें हैं उस पर लगातार हमारा फोकस है, लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हम इस बड़ी चर्चा को इस एक्सपर्ट पैनल के साथ रखेंगे जारी। वक्त छोटी सी ब्रेक का है। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। Sir, I rise to lay, with your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 26-27. The fiscal policy statements 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission again, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement. Macroeconomic framework statement. Papers to be laid on the table, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under Article 281 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B, explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd February 2026.
देख रहे थे सीधी तस्वीरें राज्यसभा से, जहां पर बजट और जो संबंधित दस्तावेज हैं और राज्यसभा के पटल पे भी रखे गए और बजट 2026-27 में जो बड़े प्रावधान है उस पर लगातार चर्चा हमारे साथ जारी है। एक बार हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है एक बार फिर से उनका परिचय करा देते हैं। वेद जैन साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद। सचिन चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चरण सिंह शुक्रिया और प्रोफेसर राकेश मोहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ जो थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझना चाह रहे थे, जो मैट स्ट्रक्चर है वेद जैन साहब, उसमें जो रैशनलाइजेशन किया गया है खासतौर पर जो एनआरआईज रहते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और जो आप कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा वापस आना चाहिए पुराना कॉर्पोरेट टैक्स, वो शायद वहाँ पे कुछ देखिए क्या है कि कोशिश सरकार की होती है प्रोग्रेसिव बजट, और जो पुराना सिस्टम हो गया उसको ओवर ए पीरियड फेज आउट कैसे किया जाए। 2019 में हमने कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत चेंजेस किए। जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% होता था उसे घटा के 22% किया, हमें न्यू रिजीम कहते हैं, विदाउट एग्जम्पशन, विदाउट डिडक्शंस, हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो उसमें दो रिजीम बन गए, एक न्यू रिजीम जिसके अंदर आप स्टेट पे 22% टैक्स देंगे, आपको मैट नहीं लगेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और दूसरा रिजीम बन गया कि आप ओल्ड रिजीम में चलते रहिए, 30% टैक्स लगेगा लेकिन मैट भी लगेगा और क्रेडिट भी मिलेगा। अब सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उसको फेज आउट करने की कोशिश की है। उन्होंने दो चेंजेस किए। एक कहा कि जो कंपनियां नए रजीम में शिफ्ट करना चाहती हैं हम उनको मैट क्रेडिट दे देंगे, जो उनका आज तक का मैट क्रेडिट है वो ले ले, लेकिन एक साल में वो 25% से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मेरी इनकम पे आज की डेट में अगर 10 करोड़ टैक्स बनता है तो मैं 2.5 करोड़ का मैट क्रेडिट लेके ओवर ए पीरियड चला जाएंगे। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो मैट का क्रेडिट मिलता है अब आगे से वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब यानी वर्ष 1/4/26 के बाद अगर आप मैट क्रेडिट लेना चाहते हैं वो मैट नहीं मिलेगा। जो मैट आपने दे दिया वो मैट आपका फेज आउट हो जाएगा। विद द रिजल्ट नाउ देयर विल बी ए परसुएसिव प्रेशर ऑन कंपनीज कि भाई अब मैट रजीम में रहने का फ़ायदा नहीं है, ओल्ड रजीम में रहने का फ़ायदा नहीं है, हमें न्यू रजीम में चला जाना चाहिए, क्योंकि मैट अगर हम देंगे तो उसका हमें क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, पहले क्रेडिट मिलता था, और दूसरा जो पुराना हमारा मैट क्रेडिट बना हुआ है उसको हमें सरकार क्रेडिट देने के लिए तैयार हो गई है न्यू रजीम के अंदर। तो ये एक अच्छी सी स्कीम है जिसके अंदर बनाया गया था। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जो वर्किंग है सरकार की, देखिए इस बजट में इस समय तो सरकार ने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली कोई छूट की घोषणा नहीं की है। ऐसी उम्मीद थी कि भाई सरकार को कि भारत में जॉब क्रिएट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शायद इसमें आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट कंपल्शन है, कलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसको नहीं रखा है। लेकिन उन्होंने जैसे मैंने कहा डाटा सेंटर के बारे में उन्होंने 2047 तक की छूट दी है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में अदरवाइज कोई छूट नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ईज आउट किया है और प्रोसेस को बहुत ईजी कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कई और ऐसे टर्म्स को हम लगातार बजट 2026 की स्पेशल कवरेज के जरिए डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर सचिन, खास तौर पर अगर बात की जाए मेडिकल टूरिज्म पर, किस तरह से रीजेनरेट, रीलिव और साथ ही साथ रिट्रीट के लिहाज से जो तमाम मेडिकल टूरिज्म से जुड़े हब्स बनाए जाएंगे, ये पर्यटन के लिहाज से इकोनॉमी को किस तरह का बूस्टर डोज देते हुए नजर आते हैं आपको? बिल्कुल सही पूछा आचार्य जी आपने। अगर हम देखें 3 या 4 सेक्टर्स ऐसे वित्त मंत्री ने अब की बार छुए हैं जिनका जब तक क्राइसिस नहीं होती हमारे ध्यान में नहीं आता। अगर आप याद करें तो कोविड के समय जो हमारी क्राइसिस का एक बड़ा कारण था वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के कॉम्पिटेंस की कमी का था जी। लगातार कई वर्षों से इसकी चर्चा चल रही थी। अभी पहली बार हमने देखा कि वित्त मंत्री के स्तर पे उन लोगों के ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखा, और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आज जो AHPs हैं उनकी जो सक्रिय सहभागिता मेडिकल टूरिज्म में आवश्यक है उसके लिए जिस कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है उसके ऊपर आज उन्होंने जोर दिया। और ये जोर अगर आप देखें तो जहाँ मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में AHP पे उन्होंने कहा, वहीं उन्होंने टूरिज्म इन जनरल के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की एक बात करी। तो आप देखेंगे कि जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उन लोगों का कॉम्पिटेंस, उन लोगों का ट्रेनिंग ये भी बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे ग्राउंड के प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में टूरिस्ट गाइड के फॉर्म में हो
चाहे हेल्थ के प्रोफेशन में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के फॉर्म में हो, या तीसरा अगर आप देखें हमारी लखपति दीदी हो जो जिनको कि अब शीमार्ट के रूप में एक नया स्वरूप मिला है। तो ये आप देखेंगे कि एक पूरे जिस कल्पना के साथ हम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की चर्चा कर रहे हैं, ये सब उसके अवयव हैं। अब पहले हम अजय जी चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग स्वरूप इकोनॉमी के हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये चारों पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अक्रॉस सेक्टर्स है, वो न सिर्फ उनकी योजनागत माने भाग ए में जो बजट का है उसमें दिखता है, जबकि अगर आप भाग बी देखें जहां ड्यूटी एग्जेम्पशंस की बात आई है, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि ये अनाउंसमेंट जो कस्टम ड्यूटी में कंसेशन दिए गए हैं वो इनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को दिए गए हैं। और उसके ऊपर चाहे जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो चरणजीत जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि 2047 तक का एग्जेम्पशन दे दिया, तो ये जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये सुविधाएं देश को दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा एग्जेम्पशन है। फिर चाहे हमारे हेल्थ को लेकर के TCS में कंसेशन था 5% से 2% कर दिया, तो ए और बी में आपस में कनेक्शन और विकसित भारत के लिए जो अगले बजटों का निर्धारण किया जाना है उस क्षेत्र में किया जाए। और इसको जैसा हमने अचल जी पहले चर्चा करी कि क्षेत्रीय इम्बैलेंस जो है उसको भी दूर करने का प्रयास हुआ है। 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाने की बात हुई, एक आयुष का एम्स बनाने की बात हुई, जामनगर में जो हमारा WHO का यूनिट है उसके फर्दर ऑगमेंटेशन की बात हुई। तो एक व्यापक स्वरूप आपको अल्टरनेटिव मेडिकल क्षेत्र में टूरिज्म के विकास करने के लिए, लेकिन उससे संबंधित जितने स्किल्स की आवश्यकता है उसका भी एक चर्चा सामने आई। प्रोफेसर राकेश मोहन जी, ये जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज है, शायद जिसका लिंक कार्बन टैक्स के साथ है, और 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जिसमें पावर, स्टील, सीमेंट और रिफाइनरीज, केमिकल शामिल हैं, उसमें आउटले किया है वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का। इससे क्या फ़ायदा होगा इन सेक्टर्स को, ख़ासतौर पर अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की वजह से, या फिर जो अभी FTA साइन किया हमने उसमें एक बड़ा मुद्दा कार्बन टैक्स का भी था EU के साथ। देखिए, कार्बन टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये इतना टाइमली इन्होंने किया है कि आप 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने एक CBA मैकेनिज्म है उनका, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसको लागू किया है। और उसके अंदर हम नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या है कि वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। और ये हमारे लिए एक अत्यधिक आवश्यकता है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें और उन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अपने आप को वी नीड टू बी प्रूडेंट इन आवर द कार्बन मैनेजमेंट। और ये जो इन्होंने एलोकेशन किया है ये भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। आज और कल, हालांकि US हैज कम आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट बट नॉट द होल अर्थ हैज कम आउट। और ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि इससे हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में भी फायदा देगा। और ये कार्बन वाला इसलिए भी जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है, यूरोपियन बाजार तो एक इम्पॉर्टेंट है, बट और भी जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उसके लिए इसकी हमको जैसे स्टील है वो हमारे लिए बहुत अफेक्टेड सेक्टर है इसके लिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही टाइमली है। और एक इसमें और है कि जो एनर्जी जो है, जिसको ग्रीन एनर्जी हम कहते हैं, हमारी 85% डिपेंडेंट जो पेट्रोलियम के ऊपर है, ये डिपेंडेंस खत्म होकर हमारी अपनी जो ग्रीन एनर्जी है, वो सोलर हो गई या विंड एनर्जी हो गई, वो दोनों के ऊपर शिफ्ट होगी अगर, तो ये कार्बन इसके अंदर हमको ऑटोमेटिक फायदा हो जाएगा, द कार्बन स्पेंडिंग एंड ऑल दैट। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और मुझे लगता है कि अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखने वाली बात है कि हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बट वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, तो उसके अंदर इट विल फैसिलिटेट एंड डेफिनेटली हेल्प in a very long term fashion in making Indian units competitive, compliant to the international standard। और उसके अलावा हमको वो बाजार में जाने में, अपना माल बेचने के अंदर फैसिलिटेट करेगा और आसानी होगी। बिल्कुल, और इसी फैसिलिटेशन का एक असर इस बार के बजट में साफ तौर पर नजर आया, जहां पर हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देते हुए इन तमाम प्रस्तावनाओं को देख रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी विशिष्ट पैनल के साथ ये चर्चा रहेगी जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज। क्या आपकी कार
पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आप सभी का। और अब प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया है बजट को लेकर के, उस पर हम लगातार आपको बता दें कि उनकी जो विशेष प्रतिक्रिया है उस पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें और किस तरह से वो देखते हैं। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। 2047 तक भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी जो सरकार का जो 3.0 है उसका ये तीसरा बजट जो है वो पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका 8वां बजट, एक इंटरिम बजट को मिला लें तो ये 9वां बजट लगातार और ऐतिहासिक बजट रहा है। और अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा गति देने के लिए जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उस पर लगातार फोकस किया गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो है वित्तीय अनुशासन और उसके साथ में ग्रोथ को बढ़ावा देना। प्रोफेसर सचिन जी, अगर हम रोजगार के लिहाज से ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है कि कैसे इन बजट के प्रावधानों का जॉब्स एंड स्किलिंग पे किस तरह से एक सकारात्मक असर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर ये देखते हुए कि युवा शक्ति से प्रेरित से पहला बजट बताया जा रहा है? बिल्कुल सही है अजय जी। अगर हम देखें, स्किल्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जैसा हमने पिछले राउंड में हमारी चर्चा में इस बात को लेकर किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे हमारी ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे कोस्टल टूरिज्म हो, या इवन जो ट्रेड फैसिलिटेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सील और उससे संबंधित कार्गो क्लियरेंस की बात हुई। सब तरफ यूथ की भागीदारी और उनसे संबंधित उन क्षेत्रों में सरकार का ध्यान जाना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आपने शुरू में कहा कि ये पूरा एक फिस्कल प्रूडेंस के अंतर्गत हुआ और ये लगातार वित्त मंत्री ने अपने 2021 के बजट का जो आंकड़ा हम लोगों के सामने रखा और फिर जो अगला टारगेट भी रखा, उससे भी एकदम क्लियर होता है कि ये गाड़ी यहाँ रुकने वाली नहीं है। फिस्कल प्रूडेंस को अक्षरशः सामने लेकर के आना, और ये हमारे सरकार की चॉइस दर्शाता है। ये कोई बाहरी दबाव के अंतर्गत हम फिस्कल प्रूडेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारे सिस्टम का स्यू जनरेसिस सोच है और इसके लिए इन्फ्लेशन के साथ उसका बैलेंसिंग, इन्फ्लेशन और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के साथ बैलेंसिंग, ओवरऑल ग्रोथ में जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके साथ बैलेंसिंग, साथ में यूथ को जोड़ना, जो सबका साथ सबका विकास की बार बार बात हो रही है। तो 2014 में कह के हम भूल गए, ऐसा नहीं हुआ। 2026 में भी वो मंत्र हमारे साथ है और आगे आने वाले बजट में भी वो साथ में होगा युवा शक्ति के साथ। और इस बीच में जो अजय जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो 3 क्षेत्रों की है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस समय आज़ादी के बाद इंस्टीट्यूशंस बने उनका एक भौगोलिक इम्बैलेंस रहा। सरकार ने पिछले 10 वर्ष में लगातार प्रयास किया है कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में हम नए संस्थानों का निर्माण करें। ये हमें साफ दिख रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके मेंटल साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए वेलबींग सेंटर्स एक हैं, लेकिन वेलबींग के लिए
जो निम्हांस और निम्हांस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो हमें नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में आवश्यक हैं, उन दोनों के स्थापना की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की। और तीसरा एक जो नॉलेज ग्रिड है टूरिज्म के क्षेत्र में है, लेकिन व्यापक क्षेत्र में जिसकी वित्त मंत्री ने चर्चा करी, ये अत्यंत आवश्यक है। तो यूथ के ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और ग्लोबल कनेक्ट के लिए जो आवश्यक अवयव हैं, वित्त मंत्री का ध्यान उस तरफ आज गया है। और क्योंकि इस पूरे बजट में आत्मनिर्भरता का एक लक्ष्य साफ तौर पर नजर आता है, प्रोफेसर राकेश जी, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, जहाँ 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने वाले हैं, उस लिहाज से कितना अहम इसको आप मानते हैं? लेकिन आइए आपको सीधे ले चलते इस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री कुछ कह रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन किया गया है सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को। बहुत अहम 3 बातें उन्होंने बजट के बारे में कही। उन्होंने कहा कि ये युवा शक्ति से प्रेरित है, विकसित भारत के उस लक्ष्य को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटर्स हब को कैसे क्रिएट करना है, इस बात की तस्दीक भी इस बजट में मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जब हम रेलवे कॉरिडोर्स को मजबूत करने की बात करते हैं, साउदर्न ट्रायंगल का उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया और टैक्स हॉलीडे के लिए उन्होंने वित्त मंत्री साहिबा का शुक्रिया अदा किया। क्या कहेंगे मेद साहब आप? देखिए क्या है कि जो बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं और जैसे उन्होंने वित्त मंत्री जी को वो धन्यवाद दिया है, देखिए ये एक बहुत प्रोग्रेसिव एंड विजनरी वर्किंग दी हुई है। और आप देखिए बजट एक एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइज। उसमें आपको खर्चा करना है, दिशा देनी है, इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है। वो आप मंत्री साहब वो कह रहे थे, देखिए उन्होंने कितनी अनाउंसमेंट करी हैं, कितने उन्होंने दिशा दी है कॉरिडोर बनाने के लिए, वर्किंग करने के लिए, बनाने के लिए उसे दीजिए। और दूसरी तरफ टैक्स में मैं अगर देखता हूँ तो उसकी तरफ में उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि टैक्स में किसी को पिंच करने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग है। और जो मंत्री जी ने जो इस बारे में जो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिया और जो उनकी सराहना की है, वो बिल्कुल ठीक किया इस बारे में कि किस तरह से वित्त मंत्री जी ने इस एक्सरसाइज को बैलेंस किया है। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये सेशन शुरू हुआ बजट का, तो उन्होंने कहा था कि ये 21st सेंचुरी की सेकेंड क्वार्टर का यानी कि 2026-2050, जिसके अंदर 2047 वर्ष आएगा जब देश अपने आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस विकसित भारत के लिए बजट आय सेशन है। तो ये बजट उस 25 वर्ष का पहला बजट है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और आप जब हम स्पीच उनकी वित्त मंत्री जी की स्पीच सुन रहे थे, आपने देखा किस ढंग से उन्होंने देश के विकास को और देश के विजन को रिफ्लेक्ट किया है। और जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में समझता हूँ जो उन्होंने देश के लिए बनाया है और 2047 का टारगेट है, उस बजट के लिए उन्होंने जिस ढंग से इसमें एक्सरसाइज की है वो कमेंडेबल है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है,
ओवरऑल कलेक्शंस को कंट्रोल में रखा है, सबको रिकवर करा है, और फिर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट ऐसे किए हैं एक के बाद, शिक्षा हो, हेल्थ हो, हर सेक्टर में उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक के लिए किए। बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये शायद एक नई योजना है जिसको 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अगले 5 वर्षों में, और ख़ासतौर पर ये भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज हैं, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके आउटले को तो डबल कर दिया गया है। 40,000 करोड़, करीब 22,000 करोड़ से बढ़ा करके इसको अब डबल कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन की भी बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लॉन्चिंग का जिक्र किया, हालांकि इसमें कोई आंकड़ा नज़र नहीं आया कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना है, लेकिन एक बड़ी योजना की शुरुआत, अच्छा 40,000 करोड़ का, और डेडिकेटेड रेयर अर्थ जो कॉरिडोर जो खासतौर पर उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाने की जो बात है वो स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग जो कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी है उसमें हाईटेक टूल रूम्स के साथ साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ख़ासतौर पर जो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर खासा ध्यान दिया गया है। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2026-27 पर, और किस तरह से हमने देखा कि टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ जो पूरा का पूरा जो टैक्स प्रपोजल है वो इस बजट में दिखाई देता है। लेकिन जो बड़ा फोकस है वो है युवा शक्ति पर, और युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रावधान इस बजट में नज़र आते हैं। प्रोफेसर सचिन, साफ तौर पर जैसे जिन बड़े हाइलाइट्स का जिक्र अभी अजय ने किया, उसमें हमने बायोफार्मा की बात की, हम रिच मिनरल्स का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपसे समझना चाहूँगी कि जो अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं उनको छोड़कर कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। उन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर से आप कैसे निवेश की बात समझते हैं? जैसे कि अब हथकरघा है, अगर हम हाथ के हुनर को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं तो बहुत बड़ा बूस्टर डोज दिया गया है इस बार के बजट में, इसे कैसे बैलेंस करती हुई नजर आई वित्त मंत्री आपको? देखिए आंचल जी, अगर आप उसका कंटेक्स्ट देखें बायोफार्मास्यूटिकल का या सेमीकंडक्टर का जिसकी चर्चा अजय जी कर रहे थे, जो ब्रॉड शैपो है जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लाके सामने रखा वो स्केलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो स्केलिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब चर्चा आती है तो किन क्षेत्रों का हम चुनाव करते हैं ये आवश्यक है। और आज नहीं, कई वर्ष पहले सिंगापुर ने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें उन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल को 8% फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑफ सिंगापुर रखा था। आज भारत के सामने ये महत्वपूर्ण रोड मैप वित्त मंत्री ने रखा है, जो हमारे केमिकल बेस्ड फार्मास्यूटिकल उद्योग जिसकी नींव 1970 में रखी गई थी, आज वित्त मंत्री ने उस नए उद्योग की नींव रखी है। तो ये हमारे पास में 1970 का जो पेटेंट एक्ट था उसके बाद में अब जो कदम हमने उठाया है बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ये हमारा ओवरऑल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के बदलाव का भी पहला कदम है, और ये बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ देने का भी महत्वपूर्ण कदम है। और इसके चलते अगर आप देखें तो नाइपर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है, नाइपर्स को बायोसिमिलर्स के साथ और उनको साथ दूसरे ऐसे संस्थान बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई है जहां ये काम किया जाएगा। तो बायोफार्मास्यूटिकल का एक बड़ा क्षेत्र जिसमें वैक्सीन्स भी होंगी, जिसमें बायोफार्मास्यूटिकल का ओवरऑल फ्रेमवर्क होगा, बायोसिमिलर का प्रोडक्शन होगा, ये जो जेनेरिक बेस्ड हमारा दवा का बाजार है, इसके बदलाव की पहली झलक हम लोगों को आज देखने को मिली है। जो आपने पूछा कि ये किस ढंग से देखा जाना चाहिए, मुझे लगता है जो लगातार देश के अंदर हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं, ये उसके नए फैसेट्स हैं। बायोफार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आउटसोर्सिंग ऑफ फैसिलिटीज विच आर नीडेड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बारे में एक ये महत्वपूर्ण कदम। डॉक्टर चरण सिंह, ये बजट ये भी कहता है कि हमारा जो अप्रोच है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मोमेंटम को बनाए रखना है, एक रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर, रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ावा देना, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, खासतौर पर जो AI एप्लीकेशन है, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जो कि मल्टीप्लायर का काम करेंगी बेटर गवर्नेंस के लिए। तो अब हम समझना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने देखा कि बजट ऑफ द बजट जा करके भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए,
ये जो रिफॉर्म्स की गाड़ी है, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस है, वो आगे 10, 20, 22 सालों में जहां पर हम देखेंगे 2047 तक हम जा रहे हैं, किस तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं? जहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात है तो मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन की गई है वो उसी रिफॉर्म्स में, और जो डायरेक्शन सामने आ रही है वो कंसोलिडेशन मेरा ख्याल आगे बढ़ेगी। एक बात और मैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कहनी चाहूँगा जो इस बार वित्त मंत्री जी ने कही है, वो है म्यूनसिपल बॉन्ड्स। म्यूनसिपल बॉन्ड्स इतने अहम हैं और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में और इंडिपेंडेंट बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अगर हम टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, अगर हम टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग टेम्पल टाउन्स को भी बढ़ाएंगे, जैसे मेडिकल टूरिज़्म बढ़ाएंगे, वहाँ पर भी कुछ सिटीज़ बनेंगी। उन सब सिटीज़ की फाइनेंसिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए म्यूनसिपल बॉन्ड्स बहुत काम आ सकते हैं। हमने म्यूनसिपल बॉन्ड्स को अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बेंगलोर में लागू होते देखा है। बहुत ही सेल्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा